नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए अश्विनी रस्तोगी। आज हम ये डिस्कस करते हैं आपका ट्रस्ट। आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हॉस्पिटल है, तो उसमें आपको जो दान मिल रहा है वो कैसे अप्लाइड करना है सो दैट आपकी इनकम 11 सेक्शन 12 में एग्जेम्प्ट हो जाए। आप पे 12AB का सर्टिफिकेट है, तभी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। तो एग्जेम्प्ट तब होगी जब आपने 85% अपने ऑब्जेक्ट के पर्पस पे अप्लाई किया हुआ है। गवर्नमेंट ने सेक्शन 11, 12 में 15% को एक्यूमुलेट करने का ऑप्शन दे रखा है। 15% से ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं तो वो टैक्स होगा। तो ये आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 1023C, सेक्शन 11, 12 जो आपका रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 12AB में। उस रजिस्ट्रेशन में आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा था, अब रेगुलर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। साथ में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस करेंगे ऑडिट के, जो फॉर्म 10BB में और 10B में देने हैं। और अगर आपने इसको नहीं कोई इनकम को स्पेसिफाइड पर्सन पे इनकर कर दिया तो सेक्शन 13 की एप्लीकेबल हो जाएगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और 80G के भी कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो लीजिए आज हम डिस्कस करते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या है, आप पे एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। 1 अप्रैल 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया। जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे उनके लिए 5 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया। और साथ में ये कहा कि अगर आप अपनी कोई एक्टिविटी कमेंस नहीं करी है तो विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट आप अपना रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा लें। तो ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो गए। तो आप पे कट ऑफ डेट थी 30 सितंबर 2023 कि आप पे जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उनको आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर अब हम 2024 का जब ऑडिट करा रहे हैं, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम आपको सेक्शन 11, 12 के बेनिफिट नहीं देंगे। तो लीजिए आज हम समझते हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का अगर आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन में नहीं कन्वर्ट कराया है तो क्या है और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या है। तो हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 कैपिटल AB में कराना है। उसमें आपको फॉर्म 10A भरना था, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म 10AC में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाता था। नए ट्रस्ट के केस में विदाउट एनी इंक्वायरी वो 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देते थे और एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उसमें 5 साल का रजिस्ट्रेशन देते थे। साथ में कंडीशन होती थी कि आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराना है विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर एक्टिविटी। तो आपने जब भी अपनी एक्टिविटी कमेंस करी उससे 6 महीने के अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना था रेगुलर में। तो हमारा अगर 30 सितंबर 2023 तक हमने उसको रेगुलर में नहीं कराया है तो आज आप पे ये मान लिया जाएगा कि आपको कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन 12AB में नहीं मिला। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अगर अभी तक आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को अपना रेगुलर रजिस्ट्रेशन में नहीं कराया है तो पहले वो करा लें। अब हम आइए समझते हैं सेक्शन 11 और 12 में इनकम कैसे एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 11, 12 में 15% को एक्यूमुलेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट आ रही हैं, जो आपका दान आ रहा है, ठीक है, कॉर्पस फंड में पैसा आ रहा है, तो उसका आप 85% अपने आप ऑब्जेक्ट में इनकर कर सकते हैं। 15% आपको अनुमति है कि ये आपका एक्यूमुलेटेड है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 15% से ज़्यादा एक्यूमुलेशन करते हैं तो उस पे टैक्स लगेगा 115BBI में, जो एक इंडिविजुअल टैक्स रेट है, उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हमारी जो ग्रॉस रिसीट थी सपोज 10 करोड़ थी, उसका 85% हमें अप्लाई करना है, उसमें से 1 करोड़ रिसीव्ड ही नहीं हुई, तो उसका क्या करें। अब मैं आपको बता दूं, एक नया फॉर्म आया है फॉर्म 9A, जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के 2 महीने पहले फाइल करना है। आपकी ITR 7 जो ट्रस्ट की होती है वो 31 अक्टूबर तक चली जानी चाहिए और ऑडिट जो 10BB और B में होता है वो 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। अगर आपकी कोई इनकम आपने एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग की है, वो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई तो आपको 31 अगस्त तक अपना फॉर्म 9A फाइल करना होगा ऑनलाइन। उससे ये मान लिया जाएगा द प्रोविजन इज डीम्ड टू बी अप्लाइड कि आपको जो 1 करोड़ की जो कलेक्शन नहीं हुई है, आपको 85% का शॉर्ट हो रहा है एप्लीकेशन, वो आपने अगले साल में आप इनकर करोगे अप्रैल में जब भी रिसीप्ट आएगी
वो हम उसको मान लेंगे। और एक ऑप्शन होता है सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 में 11(2) में, वहाँ पर फॉर्म 10 फाइल करा जाता है। वहाँ पर एक्युमुलेशन के लिए 5 साल मिल जाते हैं आपको, कि अगर आपकी इनकम कोई रिसीव नहीं हुई है तो वो या आपने उस पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के पर्पस के लिए इनकर नहीं करी है, तो वहाँ पर आपको 5 साल मिल जाते हैं। सपोज आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट पर्पस के लिए कुछ पैसा अलग एक्युमुलेट कर दिया और इस साल में ये देखा कि 85% मेरा अप्लाइड नहीं हुआ, तो आपको ये इस प्रोजेक्ट में 1 साल 2 साल लगेंगे। तो आप सेक्शन 11(2) में फॉर्म 10 फाइल करके ऑनलाइन आप उसकी एप्लीकेशन के लिए पीरियड ले सकते हैं 5 ईयर। तो हमारे को यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर मैं कुछ इनकर नहीं कर पाया तो वो मैं अगले साल करूँगा, तो मैं 9A फाइल कर सकता हूँ। और अगर मेरा प्रोजेक्ट 1 2 3 4 साल 5 साल का हो सकता है कोई उस एप्लीकेशन को खर्च करने के लिए, तो मैं फॉर्म 10 फाइल करूँगा। अब अगर आप 5 साल में उसको खर्च नहीं करते, तो जिस साल में वो 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं उस साल की हम आपकी इनकम मान लेंगे और उस पर 115 BBI की तरीके से टैक्स लगा देंगे। इसी तरीके से फॉर्म 9A में आपको 1 साल आगे का मिल जाता है। सपोज 23-24 में आपको इनकम रिसीव नहीं हुई, 24-25 में रिसीव हुई, तो हम उसको 1 साल आगे तक देखेंगे। 31 मार्च 2026 तक आपको वो खर्च कर देना है, क्योंकि आपने फॉर्म 9A फाइल किया है 31 अगस्त 2024 तक, तो इसलिए आपको समय सीमा मिल गई 31 मार्च 2026 तक। अगर वो आप फाइल नहीं करते तो हम आपकी इनकम में वो जोड़ देंगे और वो 115 BBI की तरीके से टैक्स लग जाएगा। तो हमने मोटा मोटा यहाँ ये समझ लिया कि ट्रस्ट और जो आपकी सोसाइटी है, जो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के ऑब्जेक्ट से बनी है और उनकी जो भी रिसीट्स आती हैं, डोनेशन आते हैं, वो 85% तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 15% आपको एक्युमुलेशन अलाउड है। तो यहाँ पर एनोनिमस डोनेशन के भी कंसेप्ट हैं। अगर कोई भी डोनेशन आती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी डोनेशन आएगी 2000 रुपये से ऊपर, वो आपको अकाउंट पे चेक के थ्रू ही लेनी है। और अगर आप उसको नहीं लेते, कोई ऐसा दान आ जाता है आपके पास, तो वो हम आपका टैक्स कर देंगे 115 BBC में 30% टैक्स लगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको हर साल 31 मार्च के 2 महीने के अंदर आपको 10BD एक फॉर्म भरना है कि जो आपके डोनेशन आए हैं उन सब की लिस्ट आपको भरनी है। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हमें ऑनलाइन फॉर्म इसलिए भरना है कि गवर्नमेंट एक तरीके से 80G आपको, जिनको डोनेशन आपने प्राप्त किया है, उनको 80G में भी क्लेम करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं उनके 26AS में, इसलिए फॉर्म 10BD का एक कंसेप्ट आया था। अब हम बात करते हैं कि हमने सपोज 11(2) ऑप्ट कर लिया, हमें नेक्स्ट 5 ईयर मिल गए, ये हमारे को पैसा खर्च करना है और इस पर्टिकुलर पर्पस से खर्च करना है, तो क्या हम उसको किसी भी ऐसी गतिविधियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अदर देन एज मेंशन इन सेक्शन 11(5)? नहीं, यहाँ पर हमें उसका इन्वेस्टमेंट सब क्लॉज 5 के तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो ऑप्शन ऑप्ट आउट मान लिया जाएगा और जिस साल आपने उसको गलत तरीके से निवेश किया है उस साल उस पर टैक्स लग जाएगा। बिजनेस इन इंसिडेंशियल टू योर ऑब्जेक्ट होना। सपोज आप कोई मंदिर चला रहे हैं, मंदिर के साथ आपने कोई जो है एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, तो उसका ये पर्पस होना चाहिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसका प्रॉफिट अर्न करने का हो गया तो हम उस पर नॉर्मल तरीके से टैक्स लगा देंगे, उसमें सेक्शन 11-12 के बेनिफिट नहीं देंगे। अब आता है नो डबल डिडक्शन। सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 कहता है अगर आपने कोई कैपिटल पर्पस से एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उसके लिए हम एक तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं और साथ में जिस साल में आपने कैपिटल एसेट परचेज करा उस साल भी उसकी एप्लीकेशन मान ली, तो ये डबल डिडक्शन अलाउड नहीं है। इसका मतलब है जब हम अपना P&L अकाउंट में एप्लीकेशन निकालेंगे कि हमारा टोटल ग्रॉस रिसीट कितना है, उसका 85% कितना है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को हम एक्सक्लूड करके ही चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर ये है 115 TD एग्जिट टैक्सेशन। अगर आप ट्रस्ट के अपने ऑब्जेक्ट से अलग तरीके से चले, आपने ट्रस्ट को किसी दूसरे के साथ मर्ज कर दिया या अपने सेक्शन 12A की कंडीशन फॉलो नहीं करी, तो हम आपको टैक्स कर देंगे और वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स हो जाएगी आपकी सारी ट्रस्ट की इनकम, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये आपसे इंफॉर्मेशन कॉल करी और वो आपकी रीजनेबल सूटेबल नहीं है, आप अपने ऑब्जेक्ट के तरीके से नहीं चल रहे जो आपके बायलॉज में लिखे हुए हैं, तो आपकी इनकम ये मान लिया जाएगा कि आप पे कभी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन था ही नहीं सेक्शन 12A में,
और जो भी इनकम है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट, उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स हो जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोविज़न है। तो इसलिए जितने भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको अपने पायलर्स को देखना चाहिए कि भाई हम रिलीफ टू द पुअर्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों को खाना देने के लिए, कुछ इस तरीके से जो हमारे रिलीजियस पर्पस है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो ही हम काम करें। हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है और हम उस पर्पस पे काम नहीं कर रहे तो हमारे ऑब्जेक्ट से अलग हो गए और हमने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन ले रखा है 12AB में, तो हमारा ऑब्जेक्ट नॉट अटेनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट है। इस वजह से भी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 115 TD के एक एग्जिट टैक्सेशन के फेयर मार्केट वैल्यू पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगा सकता है। तो एक बात इंपॉर्टेंट हमने यहाँ ये करी कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो उसको आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर। एक बात यहाँ पर ये आती है कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हमें मिला है, तो वो क्या रिन्यूअल कब होगा? तो उसके लिए रिन्यूअल की जो टाइम लिमिट है 6 months बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच योर रजिस्ट्रेशन इज एक्सपायर। सपोज आपका 26-27 तक का आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आपको 6 महीने पहले आपको उसका रिन्यूअल फाइल करना होगा। अदरवाइज आपको 11-12 के बेनिफिट नहीं मिलेगा और 12AB में आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडिट कराएं तो फॉर्म सही से फाइल करें। जो पहले फॉर्म फाइल होता था 10B में रिपोर्ट जाती थी, वो सब चीज़ें अब यहाँ इस साल से सस्पेंड 13, 23, 24 से हट चुकी हैं। 2 फॉर्म आ गए हैं 10BB, 10B। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है तो आपको फॉर्म 10BB फाइल करना है, ना कि फॉर्म 10B। एक साहब थे, उन्होंने अपने किसी ऑडिटर से फॉर्म फाइल करा दिया, उस ऑडिटर ने 10B फाइल कर दिया। तो यहाँ ये डिपार्टमेंट का एक नोटिस आ गया सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, वो हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ना आप पे हम सेक्शन 11-12 के बेनिफिट से हटा दें, क्योंकि आपने फॉर्म नहीं फाइल किया है फॉर्म 10BB। तो इस वजह से भी जो है आप पे यहाँ हाई टैक्स रेट लग सकता है। तो एनोमनस डोनेशन की बात करी, रिपोर्टिंग की बात करी। अब हम ये बात करते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न अगर हमारा टाइम से नहीं गया है, बिलेटेड रिटर्न गया है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में गया है, तो अभी बेनिफिट मिलेंगे? हाँ, तब भी बेनिफिट मिलेंगे। तो हमें ऑडिट कराना है। ऑडिट में ये ध्यान रखना है कि हमारी ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है तो 10BB एप्लीकेबल होगा, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 10B एप्लीकेबल होगा। 1023C के केस में कोई ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। 10BB, 10B इज ओनली फॉर सेक्शन 11-12, नॉट फॉर 1023C। तो जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं जिन लोगों ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेक्शन 11-12 में, 12AB में, सेक्शन 11-12 के बेनिफिट के लिए, उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ तो वो रिन्यू, अब तो ये मान लिया जाएगा कि आप पे रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, तो आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स होने वाली है। या उन्होंने फॉर्म गलत फाइल कर दिया, 10BB फाइल करना था और फाइल कर दिया 10B, तो इस वाले सिनेरियो में भी डिपार्टमेंट अब जो असेसमेंट ITR 7 प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये नोटिस भेज रहा है सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के। तो ये सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 11-12 के प्रोविजन ऑपरेट ही नहीं होंगे अगर आप सेक्शन 13 की ये कंडीशन में किसी में भी फिट हो जाते हैं। आपने अपने रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस से आपका ट्रस्ट बना हुआ है, आप रिलीजियस पर्पस में काम करते हैं या वाइस वर्सा इस तरीके से करते हैं, और आप स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कुछ मतलब उनको बेनिफिट देने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन को डिफाइन किया हुआ है जो रिलेटेड पार्टी हैं, तो उनको आप बेनिफिट देने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस वाले केस में भी आपका हम ये ट्रस्ट का स्टेटस हटा सकते हैं और आपका नॉर्मल इनकम टैक्स कर सकते हैं। हमने 11 सबसेक्शन 2 भी डिस्कस किया कि अगर हमारी इनकम कोई रिसीव नहीं हुई है तो हमें उसमें फॉर्म 10 फाइल करके 5 साल के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, तो वो 5 साल हमारे को खर्च करना है। अगर नहीं खर्च करते तो 5th ईयर में वो इनकम टैक्स हो जाएगी। या अगर वो उस पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं किया तो जिस सेक्शन 11(5) में, तो उसमें जिस ईयर वो सीज टू एग्जिस्ट कंडीशन हो गई वहाँ टैक्स हो जाएगी। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं
कि हमने ये सेक्शन 13 सेक्शन 2 में जो 6 क्लाउजेज हैं A to H, इन पर्पस पे अगर हमने स्पेसिफाइड पर्सन को कोई बेनिफिट देने के लिए कुछ खर्चा कर दिया, या हमने रेंट ओवर पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, या कुछ ऐसे इंटरेस्ट पे कर दिया जो स्पेसिफाइड पर्सन को किया है, जो ट्रस्ट पे अलाउड नहीं है, तो हम 11-12 के बेनिफिट आपको नहीं देंगे। साथ में ट्रस्ट पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते थे सेक्शन 271(1)(c), और वो बाद में रिप्लेस हो गया था सेक्शन 270A से। अब यहाँ पर एक नया सेक्शन लाए हैं 271AA। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए कुछ इनकम अप्लाई करी है, तो वो आपकी इनकम हम कंसीलमेंट इनकम की तरीके से आपको टैक्स कर देंगे। ध्यान देने योग्य है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 271AA(c). आपको सेक्शन 80G में भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। 1 अप्रैल 2021 को तो सबको ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिए थे, तो यहाँ पर भी आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है। अगर आप पे 12AB का रजिस्ट्रेशन है, 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो आपको डोनेशन दे रहा है उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि सेक्शन 12AB और 80G के क्या इम्प्लीकेशन होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 1023C। तो जी हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एजुकेशनल पर्पस से कोई अपने इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं जिसका पर्पस एजुकेशन है, या मेडिकल या हॉस्पिटल के पर्पस से आप कुछ इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, तो आप 1023C में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हाँ, कुछ केस में रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट फंडेड हो, जहाँ पर सिग्निफिकेंट फंड गवर्नमेंट से आ रहा हो, तो उसमें 1023C की भी आवश्यकता नहीं है रजिस्ट्रेशन की। आपकी इनकम ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है, तब भी नहीं है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। 5 करोड़ से ज़्यादा के केस में आपको 1023C स्पेसिफिक क्लाउज है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। 1023C में ना ऑडिट फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10B 10BB की फॉर्म फाइल नहीं होगा। यहाँ पर 1023C है और आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो आप अपने आप को स्विच ओवर कर सकते हैं कि भाई मेरे को अब 1023 से बेनिफिट की जगह मैं आप सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन चाहता हूँ, तो मेरी इनकम अब 11-12 के अकॉर्डिंगली कंप्यूट की जाए। तो वहाँ पर आपको सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आपके प्रोविज़न 1023C से हट जाएंगे। हमने यहाँ पर 115 BBI नॉर्मल टैक्स डिस्कस करा। अगर आपकी एक्युमुलेशन 15% से ऊपर हो जाती है, तो ओवर एंड अबव 15% आपका 115 BBI में नॉर्मल इंडिविजुअल रेट पे टैक्स होगा 30%। एनोमनस डोनेशन के केस में भी 30% सेक्शन 115 BBC के प्रोविज़न एप्लीकेबल। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करा है। जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो मनचाहा प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, नॉट प्रॉफिट उनका पर्पस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 1023C इज एप्लीकेबल solely फॉर द पर्पस ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऐसे मनचाहा फीस ले रहे हैं और आप इस प्रोविज़न का बेनिफिट लेने वाले हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। सेक्शन 115 TD एग्जिट प्रोविज़न वेरी हार्श हैं। आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे आपकी जो असेट्स है वो टैक्स हो जाएगी। तो आपका प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन अगर रेगुलर में नहीं हुआ है, तो आप ये मान लें आपने तो वायलेशन कर दी सेक्शन 11-12 की, आप बेनिफिट के हकदार है ही नहीं सेक्शन 11-12 में। तो आपका ऑडिट फॉर्म 10B में 10BB में आपका ऑडिटर कैसे कर सकता है जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल से रेगुलर में नहीं हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो सेक्शन 11(5) में जो डिफाइन है उन्हीं पर्पस से करें। अपने इन्वेस्टमेंट कहीं शेयर्स या अदर देन दोज आर नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11(5) कांट डू दैट। थैंक यू दोस्तों।